हेलो टू ऑल दोस्तों, आप सभी का पी.आर. यादव के MCQ सीरीज में स्वागत है। हम सब ने पी.आर. यादव का MCQ सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें सभी MCQ का सॉल्यूशन और डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आप लोग डेली सोल्व करें, खुद से भी सोल्व करें और वीडियो देख करके अगर जो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को वीडियो देख करके आप लोग समझ सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एवॉइड द इन्फेक्शन ड्यूरिंग IV इन्फ्यूजन। IV इन्फ्यूजन के दौरान एवॉइड द इन्फेक्शन को एवॉइड करना है और प्रिवेंट करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक ना। द नर्स शुड मीन्स नर्स क्या करेगी उस समय, नर्स उस समय क्या करेगी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा कह रहा है चेंज IV साइट एंड असेसमेंट। IV साइट को चेंज करना है जब, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, जबकि ड्यूरिंग IV इन्फ्यूजन चल रहा है तो उस समय इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग IV साइट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, हेमाटोमा हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तब ना IV साइट। सिर्फ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अगर ऐसा करना रहेगा तो पहले कर लेंगे, बाद में क्यों करेंगे। तो IV असेसमेंट तो करेंगे लेकिन IV साइट हम लोगों को पहले चेंज अगर होगा तो कर लेंगे, उस समय नहीं करेंगे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तब ना, ऐसे नॉर्मली चल रहा है तो क्यों चेंज करेंगे, तो यह तो गलत हो जाएगा। कवर द नीडल साइट एंड चेक वाइटल्स, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नीडल साइट तो चेक करना है, नीडल साइट को कवर कर देना है ताकि वहाँ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बैक्टीरिया अंदर ना जा सके, इंसर्ट ना कर सके। बट चेक वाइटल साइन कर रहा है, वाइटल साइन को चेक करने से थोड़ी हमको प्रिवेंट किया जा सकता है। वाइटल साइन को अगर हम चेक करते हैं तो उससे एवॉइड इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं वाइटल साइन को चेक करके। उसके लिए हम लोगों को असेसमेंट और एसेप्टिक प्रिकॉशन को फॉलो करना पड़ता है। ग्लव्स यूज करेंगे, हैंड रब करेंगे, ठीक ना। और जिस साइड पे कैनुला इंसर्जन कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे, हमारा ट्यूबिंग को चेंज करना रहता है, कैनुला को चेंज करना रहता है टाइम इंटरवल के अनुसार। यह सब करके हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। वाइटल्स से कोई रिलेशन नहीं है। चेक एंड कवर नीडल साइट को कवर करना है और चेक करना है, ठीक ना। एंड चेंज IV बोतल 24 आवरली। IV बोतल का रहा, जो हमारा NaCl का जो बोतल रहता है, जिस बोतल में फ्लूइड रहता है, उसे 24 आवरली पे चेंज करने के लिए कह रहा है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही बोतल को ऐसा नहीं कि आज बोला गया है और 3 से 4 दिन तक लगातार इसी को इन्फ्यूज करते रहेंगे, नहीं, 24 घंटा पे चेंज करना रहता है और नीडल साइड को कवर करना रहता है, ठीक ना। और इसके आस पास के एरिया को असेसमेंट करना रहता है, चेक करना रहता है और नीडल साइड को कवर करना रहता है, ठीक ना। तो ये डी ऑप्शन का रहा है असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड चेक वाइटल्स। असेसमेंट ऑफ साइट तो सही है, लेकिन वाइटल्स का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, वाइटल्स से हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। इसका देखिए रेशनल कह रहा है इन्फेक्शन कैन अकर बाय एंट्री ऑफ पैथोजन। इन्फेक्शन जो है एंट्री ऑफ पैथोजन के करने से होगा, ठीक ना। बॉडी बाय वेन पंचर साइट, वेन पंचर का जो साइट था वहाँ से इंटर करेगा। इट इज़ कॉमन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड क्लाइंट, यह हमें ज़्यादातर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड क्लाइंट में देखने को मिलता है। जो क्लाइंट जो हमारा रहता है, जिसका इम्यून वीक रहता है, जैसे कि एड्स के पेशेंट में, HIV के पेशेंट में हमारा इम्यून वीक रहता है, तो ऐसे पेशेंट में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट रेशनल करा टू प्रिवेंट इट यूज एसेप्टिक टेक्निक। इसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हैं। चेंज IV ट्यूबिंग इन एवरी 96 आवर। IV ट्यूबिंग जो हमारा IV सेट रहता है उसे हम हमेशा 96 आवर्स में 4 दिन पे चेंज कर देना चाहिए। IV सेट जो रहता है, IV ट्यूबिंग जो रहता है, बोतल को हमने बताया था 24 आवरली पे चेंज करना है, 24 आवरली पे चेंज करना है, देख लीजिए। और IV ट्यूबिंग, IV सेट को 96 आवर पे चेंज करना है। चेंज वेनी पंचर साइट इन एवरी 70 to 96 आवर। वेन पंचर का जो साइट था जहाँ पे कैनुला हम लोगों ने इंसर्ट किया था, उस साइट को 72 to 96 आवर्स पे चेंज कर देना चाहिए। मीन्स 3 से 4 दिन के
अंदर में चेंज, चाहे वो ख़राब नहीं भी हो फिर भी चेंज कर देना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन नहीं भी हो फिर भी चेंज कर देना चाहिए। अगर ख़राब हो गया है तो पहले चेंज कर देंगे, अगर नहीं भी ख़राब हुआ है तो उसे चेंज कर देंगे। एंड आईवी बोतल सॉल्यूशन, बोतल का जो सॉल्यूशन होता है इन 24 आवर्स में चेंज कर देना चाहिए। और एज पर इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, और जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन का पॉलिसी है, जो सभी हॉस्पिटल का एक अलग अलग पॉलिसी होता है कि इतना दिन तक, तो उसको हम लोगों को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर के दौरान इम्प्लीमेंट कर रही है फॉर ए पेशेंट रिसीविंग इंट्रावेनस थेरेपी, एक पेशेंट जो है इंट्रावेनस थेरेपी रिसीव कर रही है, चाहे कुछ भी ड्रग या फ्लूइड हो रिसीव कर रही है, तो उसमें से कौन सा प्लान ऑफ केयर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरवेंशन करना है, कौन सा प्लानिंग करना है, ताकि व्हिच नर्सिंग प्रैक्टिस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, मीन्स जो नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही हो, एक्यूरेट हो, रिलिएबल हो, जो नर्सिंग का जो प्रैक्टिस है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वह कह रहा है चेंजिंग द आईवी कैथेटर एंट्री साइट डेली, आईवी कैथेटर एंट्री साइट डेली कराइए, गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग डेली नहीं चेंज करते हैं, 3 से 4 दिन पे चेंज करते हैं। चेंजिंग द ट्यूबिंग एवरी 8 आवर्स, यह गलत हो जाएगा क्योंकि ट्यूबिंग का जो है वह 96 आवर्स पे चेंज कर रहे थे, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है इंक्रीजिंग द रेट टू कैच अप इफ़ द करेक्ट अमाउंट हैज़ नॉट बीन फ्यूज एट द एंड ऑफ शिफ्ट, अगर इंक्रीज द रेट मीन्स रेट को इंक्रीज कर देना है, इफ़ द करेक्ट अमाउंट, जो सही अमाउंट हम लोग इन्फ्यूज कर रहे थे वह किसी कारण से नहीं चढ़ पाया, और जब हम इन शिफ्ट में जा रहे थे, जो शिफ्ट चेंजिंग का नर्सिंग स्टाफ का जो चेंजिंग टाइम होता है, क्या उस समय हम इन रेट को इंक्रीज कर देंगे? बिल्कुल नहीं, जो रेट है ऐसा नहीं कि उस कारण में हम फ्लूइड चढ़ाने के चक्कर में हम हाइपोवोलेमिया करवा देंगे, पल्मोनरी एडिमा करवा देंगे, हार्ट फेलियर करवा देंगे, ठीक ना। तो यह सब कंडीशन हमें, अगर रैपिड इन्फ्यूजन में हम लोगों को यह सब कंडीशन देखने को मिलता है, तो हमें अगर पूरा कम्प्लीटली जो चढ़ना चाहिए था वो नहीं चढ़ पाया तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक ना। हम पूरा नहीं उसके रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, वह कह रहा है मॉनिटरिंग द फ्लो रेट, मॉनिटरिंग द फ्लो रेट वंस एवरी आवर, हर एक घंटे पे फ्लो रेट को मॉनिटर करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एवरी आवर फ्लो रेट को मॉनिटर करना रहता है, एवरी आवर। अब बच्चों में तो और ज़्यादा, बच्चों में तो एकदम कम्प्लीटली एकदम ज़रूरी रहता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन ज़रूरी रहता है, और एडल्ट में जो है हमारा हर एक घंटे पे कम से कम चेक करना चाहिए, ताकि उससे कहीं कोई फ्लेवाइटिस तो नहीं हुआ है, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस तो नहीं हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन स्वेलिंग तो नहीं हुआ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, तो हमें पता करना है। अगर जैसे कि कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है और उसका कैनुला ब्लॉक हो गया है, और आप 2 घंटे 3 घंटे बाद चेक करने गए हैं, अगर वह नोरेड बीपी के दवाई पे है, तो तब तो वह पेशेंट कोमा में चला जाएगा, पेशेंट पूरा हाइपोटेंशन में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हर एक घंटे पे, कम से कम हर एक घंटे पे, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 मिनट 10 मिनट पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक ना। और नहीं तो क्लोज ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन होता है कंटिन्यू, वो भी कर सकते हैं। तो कम से कम 1 घंटे पे तो चेक करना ही है। नर्स शुड ऑब्जर्व इन्फ्यूजन साइट एंड पेशेंट एट लीस्ट एवरी आवर, कम से कम 1 घंटा पे चेक करना है, ठीक ना। साइंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और अदर कॉम्प्लिकेशन, इन्फिल्ट्रेशन और अदर कॉम्प्लिकेशन को चेक करने के लिए लाइक इन्फेक्शन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट ओवरलोड एंड एयर एम्बोलिज्म को चेक करने के लिए ऐसा करते हैं। चेक द ड्रिप रेट और सेटिंग, चेक द ड्रिप रेट को चेक करना है, सेटिंग एट लीस्ट एवरी आवर फॉर एन एडल्ट, एवरी आवर फॉर एन एडल्ट, एडल्ट के लिए एवरी आवर चेक करना रहता है, बच्चों इन्फेंट के लिए, न्यू बॉर्न नियोनेट के लिए क्लोज ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वह क्वेश्चन कह रहा है
इन केस चाइल्ड हैज आईवी कैनुला, एक केस है जिसमें कि चाइल्ड में आईवी कैनुला लगा हुआ है, ठीक ना। नर्स शुड गिव हिपेरिन लोक एज इट विल हेल्प इन, नर्स शुड हिपेरिन लोक, एक हिपेरिन लोक लगाती है जो कि किस में मदद करता है यह पूछ रहा है। हिपेरिन लोक, सबसे पहले हिपेरिन का फंक्शन को जान लेते हैं। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, मीन्स ब्लड को नहीं जमने देने का एक ड्रग है, जिस अगर ब्लड में हम लोग इसे डाल देते हैं तो वह ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जो एबीजी एनालिसिस के लिए हम लोग सैंपल भेजते हैं, एबीजी एनालिसिस के लिए जो सैंपल भेजते हैं उसमें भी हम हिपेरिन डाल करके भेजते हैं ताकि लेबोरेटरी तक जाने तक वह ब्लड क्लॉट ना हो। तो यह क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है। तो देखिए सबसे पहला डी नंबर जो ऑप्शन है वह कह रहा है कि टू एसेस द साइट बिफोर गिविंग आईवी, टू एसेस द साइट बिफोर गिविंग आईवी, यह तो करना चाहिए ही बिफोर एसेस द साइट को बिफोर गिविंग आईवी इंजेक्शन देने से पहले साइट को चेक करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका हिपेरिन से कोई रिलेशन नहीं है, हिपेरिन दे रहे हैं, हिपेरिन का फंक्शन पूछ रहा है तो इसका साइट से क्या रिलेशन है। और सी नंबर ऑप्शन है टू कीप साइट अंडर रिस्ट्रेन टू यूज फॉर मेडिसिन, मीन्स टू कीप साइट अंडर रिस्ट्रेन, मीन्स अंडर रिस्ट्रेन का मतलब है बांध कर, रिस्ट्रेन मीन्स बांधना होता है, बांध करके रखते हैं मेडिसिन देने के लिए, बिल्कुल गलत, उसे खोल करके रखते हैं, ठीक ना। बी नंबर ऑप्शन का रहा है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड, अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी, हमने बताया कि हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, तो कैनुला में जब हम लोग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो ब्लड क्लॉट होने का चांस कहाँ है। अगर हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत, हमें कैनुला के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो जा ही रहा है, जब कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो जा ही रहा है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट तो होगा नहीं कैनुला में, तो यह भी गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस फ्लो अगर फ्लूइड दे रहे हैं तो ब्लड क्लॉट होने का चांस है, इन्फिल्ट्रेशन होने का चांस हो सकता है, फ्लेबाइटिस होने का चांस हो सकता है, ब्लॉकेज कैनुला कोगुलेंट ब्लड क्लॉट होने का तो कोई चांस नहीं है। ए नंबर ऑप्शन जो करा है इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरमिटेंट मीन्स होता है रुक रुक करके, जैसे कि एक मेडिसिन 5 ml मेडिसिन अभी दिए, फिर 1 घंटे बाद देंगे, फिर 2 घंटे बाद देंगे, फिर शाम को देंगे, अगर उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग हिपेरिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मेडिसिन देने के बाद जब हम लोग फ्लैशबैक बंद कर देते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर से हमारे कैनुला में ब्लड आ जाता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन देने के बाद हम लोग हिपेरिन यूज करते हैं। हिपेरिन जो कि एनएस के साथ मिक्स रहता है, जो कि एनएस के साथ नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स रहता है और उसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग यूज करते हैं, तो उसे हम लोग हिपेरिन को यूज़ करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट कैनुला में ना हो और हमें ऑब्स्ट्रक्शन ना मिले। देखिए इसका रेशनल कह रहा है हिपेरिन लोक इज ए डिवाइस अटैच टू एन इंट्रावेनस कैथेटर, इंट्रावेनस कैथेटर के साथ अटैच रहता है, ठीक ना। प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है। इट इज़ यूज फॉर इनहिबिटिंग क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ठीक ना। क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है इन कैनुला में क्लॉट फॉर्मेशन को कम करता है, डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। इफ़ वी गिविंग इंटरमिटेंट फ्लूइड, अगर इंटरमिटेंट फ्लूइड दे रहे हैं और मेडिकेशन, ठीक ना, तो इसमें यूज किया जाता है, हिपेरिन यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड विल नॉट रिक्वायर हिपेरिन लोग, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड अगर दे रहे हैं तो उसमें रिक्वायर नहीं होता हिपेरिन लोग देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा करा ड्रग यूज्ड इन प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग सीवीपी, कौन सा ड्रग सीवीपी के मेंटेनिंग के लिए किया जाता है। सीवीपी जो होता है हमारा सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, मीन्स सेंट्रल वेन में जितना भी प्रेशर होता है उसे चेक करने के लिए लगाया जाता है, क्लोज मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाता है, जो कि सेंट्रल वेन जैसे कि सबक्लेवियन वेन हो गया, फेमोरल वेन हो गया, इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, जो भी बड़ा वेन है उसमें एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, जिस जो
ब्लड को जो हमारा कैथेटर में प्रेशर के साथ आएगा उसे एक मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो उस प्रेशर को चेंज करके हमें एक क्वांटिटी में बताता है। सीवीपी का जो नॉर्मल मेजरमेंट होता है 3 to 8 mmHg होता है, 3 to 8 mmHg होता है। तो इसी के कारण हम लोग सीवीपी में जिस तरह से कैनुला में हम लोगों ने हेपेरिन को यूज किया था ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, और इसमें तो टोटली ब्लड का ही काम है, क्योंकि कैनुला में ब्लड आएगा, कैथेटर में ब्लड आएगा, तभी तो हम सीवीपी मेजर करेंगे। तो अगर कैनुला में ब्लड आया वह क्लॉट हो गया था तो पता नहीं चलेगा और बहुत ही लॉस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है उसके कारण से। इसलिए उसमें भी हम लोग हेपेरिन को यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग हेपेरिन को यूज करते हैं, ठीक ना। तो उसमें भी हम लोग हेपेरिन को यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग हेपेरिन को यूज करते हैं। हेपेरिन को इसलिए यूज करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो और हमें सही से मेजरमेंट मिलता रहे, इसलिए हेपेरिन को यूज करते हैं। एट्रोपिन जो है हमारा, एट्रोपिन जो है वो हार्ट रेट और सलाइवल सेक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। डोपामिन बीपी के लिए दिया जाता है। जाइलोक्विन जेली लोकल एनेस्थेसिया में हम लोग यूज करते हैं, जो कि फोलिस कैथेटर लगाने के समय, और राइज ट्यूब जो नाक से डालते हैं उसको लगाने के समय हम लोग इसे यूज़ करते हैं। हेपेरिन हमारा एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता है, उसे यूज़ करते हैं। हेपेरिन, हेपेरिनाइज्ड सेलाइन, हमने बोला था कि हेपेरिनाइज्ड सेलाइन रहता है, सेलाइन के साथ मिक्स रहता है। इज यूज टू प्रिवेंट क्लॉट और ओक्लूजन, जो प्रिवेंट क्लॉट और ओक्लूजन के लिए प्रिवेंट करता है, उसे बचाता है। इन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट, जो सर्किट रहता है कैथेटर का, उसमें जो ब्लड आता है उसमें जो कैथेटर जो हम लोग इंसर्ट किए होते हैं, आप लोग देखते होंगे सेंट्रल लाइन का जो कैथेटर जाता है 2 लुमेन 3 लुमेन, उसी से हम लोग मेजर करते हैं। तो उसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए हम लोग हेपेरिन को यूज़ करते हैं। और कैथेटर्स ऑफ सीवीपी के लिए जो हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करते हैं उसमें प्रिवेंट करवाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है 240 नंबर, ठीक ना। व्हाट शुड बी एडेड एनएस में क्या मिक्स करेंगे, व्हिच इज कनेक्टेड टू आर्टेरियल लाइन मेजरिंग इन्वेजिव बीपी। तो आर्टेरियल लाइन में जो कैथेटर लगा हुआ है उसमें कौन सा एनएस के साथ क्या मिक्स करेंगे जो मेजरिंग इन्वेजिव बीपी में मेजर करने में हमें मदद करेगा। इन्वेजिव बीपी जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक नॉन इन्वेजिव जो हमारा बाँह पे बांध करके कफ को बांध करके बीपी मेजर करते हैं, उसे नॉन इन्वेजिव कहते हैं। और एक इन्वेजिव बीपी मेजरमेंट होता है जो कि सीवीपी हमने पढ़ा। सीवीपी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल मीन्स फेमोरल रेडियल आर्टरी के द्वारा एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और उससे एक ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट किया जाता है। एक मशीन रहता है जो उसके प्रेशर को चेंज करके हमें मॉनिटर पे शो करवाता है, उसे हम लोग आर्टेरियल और इन्वेजिव बीपी कहते हैं। तो उसमें भी जिस तरह से सीवीपी में कैनुला में हम लोगों ने अथी को यूज़ किया था, हेपेरिन को यूज़ किया था, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग हेपेरिन को यूज़ करेंगे। उसी में एक स्विच टाइप का दिया हुआ रहता है, जिसे आप दबाएंगे या खींचेंगे तो हेपेरिन फ्लश आउट हो जाता है, जो कि एनएस के साथ मिक्स रहता है। एनएस के साथ मिक्स रहता है जो फ्लश आउट हो जाता है और वह हमारे कैथेटर को पेटेंट करे रखेगा, क्लियर रखेगा, ब्लड थिनर रखेगा, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, क्योंकि इसका जो अथी रहता है वह एंटी कोगुलेंट इसका कैरेक्टर है। इसका जो कैरेक्टर है वह एंटी कोगुलेंट रहता है, इसका जो कैरेक्टर है वह एंटी कोगुलेंट रहता है। तो हेपेरिन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। हेपेरिन, कैल्शियम हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे आर्टेरियल बीपी में कोई इसका रिलेशन नहीं है, ठीक ना। पोटेशियम हम लोग हार्ट को में चेक करते हैं। प्रोटामीन सल्फेट जो होता है हमारा, प्रोटामीन सल्फेट वह हेपेरिन का एंटीडोट है, हेपेरिन का एंटीडोट है। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हेपेरिन का ब्लड अगर एक्सेसिव डोज ऑफ हेपेरिन पड़ गया है तो प्रोटामीन सल्फेट दे करके हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यह हेपेरिन का एंटीडोट है, प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा हुआ है
द IV साइट कैन बी स्क्रब्ड विथ वन ऑफ द फ्लोइंग एंटीसेप्टिक पीरियड टू वेन पंचर। कह रहा है IV साइट को किससे स्क्रब किया जाता है, स्क्रब कर सकते हैं विथ वन ऑफ द फ्लोइंग एंटीसेप्टिक, वन इनमें से कोई एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, पीरियड टू वेनिपंचर, वेनिपंचर मीन्स जो कैनुला इंसर्ट करते हैं उससे जस्ट पहले कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हैं फॉर उस IV साइट को स्क्रब्ड करने के लिए, स्क्रब्ड करने के लिए वेनिपंचर से पहले। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है पोविडीन आयोडीन। इसको हम लोग इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि यह हमारा क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ऊन क्लीनिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। और पोविडीन आयोडीन जो है हमारा, पोविडीन आयोडीन जो है हमारा वह स्लो एक्शन करता है, वह स्लो एक्शन करता है, स्लो एक्शन करता है, इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलियम, ऑस्ट्रेलियम को हम लोग हैंड रब के लिए यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलियम को हम लोग हैंड रब जो सैनिटाइजर कहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। 5% सेवलोन भी हम लोग उन क्लीनिंग और ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा क्लोरहेक्सिडिन 2% और सेट्रीमाइड सॉल्यूशन मिक्स रहता है, जिसमें हमारा क्लोरहेक्सिडिन और सेट्रीमाइड सॉल्यूशन मिक्स रहता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 70% एल्कोहल हम लोग यूज करते हैं, 70% एल्कोहल यूज करते हैं, 70% एल्कोहल, जिसे हम लोग एल्कोहल स्वेब भी कहते हैं और स्पिरिट स्वेब भी कहते हैं, जिसे हम लोग एल्कोहल स्वेब और स्पिरिट स्वेब भी कहते हैं, उसी को 70% एल्कोहल कहता है। यह एक रैपिड एक्शन करता है इन्फेक्शन को मारने में, रैपिड एक्शन, और यह उड़ने इस यह जो बहुत ही एयर वोलेटाइल होता है, मीन्स एयर में तुरंत ये उड़ जाता है, तो इसलिए उस साइड को सूख जाता है कि एक तो हमने क्लीन किया उसके बाद ऊपर से सूख गया, तो अच्छे से हमारा जो एल्कोहल रहता है वह अंदर वेन के अंदर वेनिपंचर के द्वारा नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग 70% एल्कोहल को यूज कर सकते हैं पोविडीन आयोडीन। लेकिन यह एक स्लो एक्शन है, वह उड़ जाता है तुरंत में, वह यह उड़ता नहीं है, तो अगर उड़ता नहीं है तो फिर से हमको एल्कोहल डालना ही पड़ेगा इसे साफ़ करने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलियम डालना ही पड़ेगा इसे साफ़ करने के लिए। लेकिन हम लोग 70% एल्कोहल को यूज़ करते हैं ताकि वह उड़ जाए, उसी समय उड़ जाता है, हवा में एयर के साथ मिक्स हो जाता है। देखिए इसका रेशनल क्या है, क्लीन द साइड बिफोर वेनिपंचर बाय स्पिरिट स्वेब एंड 70% एल्कोहल, 70% एल्कोहल को ही स्पिरिट स्वेब कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कर रहा है स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड का स्लो इन्फ्यूजन, आइसोटोनिक फ्लूइड का स्लो इन्फ्यूजन जो है इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्फ्यूजन। ऐसा आप लोगों ने कभी सुना था कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्फ्यूजन किया जाता है? तो ऐसा होता है, ऐसा हम ऐसे लोगों में करते हैं जो कि जिसमें हेवली डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, हेवली डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है और वेन हमें मिल नहीं रहा है, और अब तो कॉस्मेटिक के रूप में भी क्या जाने लगा है, जैसा कि आप लोग चिकन उकन में देखते होंगे रील्स में कि चिकन का वेट बढ़ाने के लिए उसमें इन्फ्यूज कर देते हैं NS या फिर फ्लूइड को इन्फ्यूज कर देते हैं। उसी तरह से जो हमारी मॉडल्स हीरोइन होती है वह सभी अपने फेस पे, अपने बॉडी पे इन्फ्यूजन, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन करवाती है ताकि उसका बॉडी फूला फूला हुआ सा देखने में लगे, तो उसे आइसोटोनिक इन्फ्यूजन करवाती है सबक्यूटेनियस टी सेल पे। तो उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है इंट्रोकलाइसिस, इंट्रोकलाइसिस जो है इसे हम लोग, इंट्रोकलाइसिस जो होता है हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। तो इंट्रोकलाइसिस, इंट्रोमिस तो आप समझ ही गए होंगे, इंट्रोकलाइसिस यह एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक ना। डायलाइसिस, डायलाइसिस के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि डायलाइसिस जो है हमारा ब्लड के टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए आर्टरी और वेन के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो यह हमारा सबक्यूटेनियस के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता, डायलाइसिस मशीन के द्वारा डायलाइसिस किया जाता है, तो यह तो गलत ही हो जाएगा। प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया होगा कि प्लाज्मा फेरेसिस जो है ब्लड को, सैंपल को निकाल करके उसके बाद उससे प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है और RBC WBC प्लेटलेट जो भी रहता है फिर से उसी
आदमी में इन्फ्यूज कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस सिंपल समझिए, प्लाज्मा सेपरेट फ्रॉम ब्लड, सेपरेट फ्रॉम ब्लड, प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं ब्लड से, तो उसे हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। हाइपोडर्मोक्लाइसिस, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन जो है हाइपोडर्मोक्लाइसिस, इसी को कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्फ्यूजन करने के प्रोसेस को इसी हाइपोडर्मोक्लाइसिस कहते हैं, उसके प्रोसेस को हाइपोडर्मोक्लाइसिस कहते हैं। इसका देखिए रेशनल कह रहा है, हाइपोडर्मोक्लाइसिस इज ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइपोडर्मोक्लाइसिस इज ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट और डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। बाय इंजेक्टिंग फ्लूइड्स इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट फ्लूइड करते हैं, एग्जांपल थाई, बटक, बिलो, ब्रेस्ट एंड स्केपुला पे इसे हम लोग यूज करते हैं, ब्रेस्ट पे, स्केपुला पे, बटक्स पे, थाई पे इन्फ्यूजन करते हैं। इट यूजेज व्हेन अदर मेथड्स बाय ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को करने के लिए यूज करते हैं, और ओरल और इंट्रावेनस आर नॉट अवेलेबल, जब ओरल और इंट्रावेनस नॉट अवेलेबल होता है, मीन्स ओरल और आईवी नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग सबक्यूटेनियस प्रोसेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द आईवी साइट, आईवी साइट पे प्रेशर रिक्वायर्ड करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जब आईवी साइट पे हम लोग कब प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब कैनुला को रिमूव करेंगे या फिर वेन पंचर हो गया है तभी यूज करेंगे, ठीक ना। आईवी साइट पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्लोज और हमारा ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसी को ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो किस मटेरियल के द्वारा अप्लाई करते हैं, तो देखिए सबसे पहला कह रहा है एल्कोहल स्वेब, ठीक ना। तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि यह क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है, यह क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है। बीटाडिन स्वेब, यह भी हमारा क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है, बीटाडिन स्वेब भी हमारा क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन जो है स्टेराइल स्वेब का रहा है, स्टेराइल स्वेब बिल्कुल सही जवाब। स्टेराइल स्वेब को आपको हम पिक्चर बना करके दिखाते हैं। स्टेराइल स्वेब जो होता है हमारा, ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ रहता है। यह देखिए, यह जो आप लोग कान खुजाने के लिए लेते हैं ना, इस तरह से पाइप, बीच में पाइप रहता है, दोनों साइड कॉटन लगा हुआ रहता है, उसे ही हम लोग स्टेराइल स्वेब कहते हैं, जिससे प्रेशर अप्लाई करके उस साइड पे हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, ताकि ब्लीडिंग ना हो उसे कंट्रोल करते हैं। एडहेसिव बैंडेज, डी ऑप्शन का रहा है एडहेसिव बैंडेज, ठीक है ना। एडहेसिव बैंडेज हम लोग प्रेशर अप्लाई करने के बाद यूज करते हैं, एडहेसिव बैंडेज हम लोग प्रेशर अप्लाई करने के बाद यूज करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन इंटर ना करे, कोई भी बैक्टीरिया इंटर ना करे, उसे चिपका देते हैं। एडहेसिव बैंडेज एक चिपकाने के का पार्ट मटेरियल होता है, जो वहाँ पे गोल की तरह, गोल जैसा रहता है, उसे हम लोग वहाँ पे चिपका देते हैं, वहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक ना। आईवी साइट पे जहाँ पे हमने स्टेराइल स्वेब को यूज किया था वहीं पे चिपका देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है, अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन का एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। मीन्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आईवी आईएम जो है वो आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, आईएम आईवी और कितना क्वांटिटी यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं मेडिकेशन देने के लिए, वह सारा एमसीक्यू इसमें आपको मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन मीन्स तो वही हो गया कि किस प्रोसेस से हम मेडिकेशन को इंसर्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है 244 नंबर कह रहा है, ड्राम इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ड्राम जो है इनमें से किसका यूनिट है, किस मेजरमेंट का यूनिट है। ड्राम जो है एक यूनिट का नाम है, तो कह रहा है इनमें से किस मेजरमेंट का यह यूनिट है। तो आपको हम इसमें सब कुछ पहले ही आपको बता देते हैं कि ड्राम जो है एपोथीकेरीज सिस्टम का यूनिट है, एपोथीकेरीज सिस्टम का मैनेजमेंट है, यूनिट है। अब हम इसका पूरा रेशनल आपको बताते हैं कि एपोथीकेरीज सिस्टम का ड्राम जो है वह सिस्टम है। पहले अब हम लोग केजी एमएल में यूज करते हैं, ठीक ना, केजी एमएल ग्राम ये सब अब हम लोग यूज करते हैं, जो कि मेट्रिक सिस्टम का एग्जाम्पल है, मेट्रिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। इससे पहले हम लोग एपोथीकेरीज सिस्टम, जो कि डॉक्टर, नर्स और फार्मेकोलॉजिकल जो फार्मासिस्ट होते थे वह लोग वेट मेजर करने के लिए यूज करते थे, वेट मेजरिंग करने के लिए एपोथीकेरीज सिस्टम को यूज करते थे, ठीक ना, जिसमें कि ड्राम था, आउंस था,
देखिए यहाँ पे ड्राम हो गया, यहाँ पे आपको ग्रेन्स मिल जाएगा, आउंस मिल जाएगा, और एलबीएस जो पाउंड होता है, जो अभी भी आप लोग सुनते होंगे पाउंड का नाम, तो यहाँ पे एलबीएस और पाउंड को यूज करते हैं, ठीक ना। जो एपोथीकेरी सिस्टम में यूज किया जाता था। मेट्रिक सिस्टम में हमारा mg kg ml आ जाता है, ठीक ना। इसमें हमारा mg kg ml आ जाता है, ठीक ना। mg kg ml आ जाएगा। और हाउस होल्ड जो है हमारा, यह तो गलत हो जाएगा। हाउस होल्ड में हमारा टी स्पून, टेबल स्पून, कप, ग्लास जो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम लोग हाउस होल्ड सिस्टम कहते हैं। हाउस होल्ड मेजरमेंट में हम लोग टी स्पून, टेबल स्पून जैसे वर्ड को यूज करते हैं, और ग्लास से मापने का यूनिट को यूज करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। एपोथीकेरी सिस्टम जो कि पहले यूज़ किया जाता था, एपोथीकेरी जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट करते थे वेट मेजरिंग के लिए, बेबी के वेट मेजरिंग के लिए, मेडिसिन फ्लूइड को वेट मेजरिंग के लिए पहले एपोथीकेरी सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जाता, जिसमें कि ड्राम उसका यूनिट था, ग्रेन्स यूनिट था, आउंस यूनिट था, एलबीएस यूनिट था। और आगे जाके हम आपको बताएंगे कि 1 आउंस इक्वल टू 1 एलबीएस इक्वल टू कितना केजी, कितना यूनिट होता है। तो कह रहा एपोथीकेरीज वेट्स मेजर्स एन आउटडेटेड मीन्स पुराना है, एन ऑब्सोलीट सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। ऑब्सोलीट सिस्टम जो था वेट एंड मेजर करने का, फॉर्मली यूज्ड बाय फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, फॉर्मली यूज्ड बाय फिजिशियन और फार्मासिस्ट के द्वारा यूज किया जाता था, जैसे कि ग्रेन्स, आउंस और एलबीएस यूज किया जाता था, और ड्राम जो यूनिट हमने पढ़ा ही। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय लेटेस्ट मेट्रिक सिस्टम, अब इसे लेटेस्ट मेट्रिक सिस्टम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। उसी का एपोथीकेरी सिस्टम का ही मॉडिफाइड सिस्टम हमारा मेट्रिक सिस्टम आ गया है। पहले हम लोग आउंस और एलबीएस को यूज करते थे, अब हम लोग केजी, एमएल, ग्राम को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 245 नंबर है, वह कह रहा है इन द मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट 1 कप इज यूजुअली कंसिडर्ड एज 10 ml। अब हम आप लोगों को पहले ही वहाँ पे बता देते हैं कि यह सब कितना क्या होता है, 1 ml, 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून में क्या क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है इन मेट्रिक सिस्टम जो अभी का मॉडिफाइड लेटेस्ट वर्जन है, उसमें 1 कप इज यूजुअली कंसिडर्ड एज 10 ml। 1 कप मीन्स क्या हो गया, हाउस होल्ड मेजरमेंट हो गया। 1 कप मीन्स हाउस होल्ड मेजरमेंट आता है, 1 कप में हमारा हाउस होल्ड मेजरमेंट आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए हम लोग पूरा बता ही देते हैं एक ही बार में। मेजरमेंट जो है हमारा टी स्पून, 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml होता है, ठीक ना। 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml होता है। और 1 टेबल स्पून जो हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं, 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml होता है। 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml होता है। 1 आउंस जो था, ओजेड जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आउंस, जो कि एपोथीकेरी सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम हम लोग यूज करते थे वेट मेजरिंग के लिए, उसमें 1 आउंस इक्वल टू 30 ml होता था। 1 आउंस इक्वल टू 30 ml होता था। 1 आउंस इक्वल टू 30 ml होता था। और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg है। और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम आप लोगों को भी पता होगा। और 1 mg इक्वल टू 1000 mcg होता है। 1 kg इक्वल टू 1 mg इक्वल टू 1000 mcg होता है। 1 mg इक्वल टू 1000 mcg होता है। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 kg इक्वल टू 2.2 lbs होता है। ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। 1 kg इक्वल टू 2.2 lbs होता है। और 1 lbs इक्वल टू हमारा 0.456 kg होता है, मीन्स हाफ kg से थोड़ा सा कम होता है 1 lbs इक्वल टू। और 1 कप इक्वल टू 150 ml होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी जो क्वेश्चन आया था 1 कप इक्वल टू 150 ml होता है। और 1 गिलास इक्वल टू 250 ml होता है। 1 गिलास इक्वल टू 250 ml होता है। 1 पिंट मीन्स 500 ml होता है। 1 पिंट फ्लूइड कहने का मतलब है 1 पिंट मीन्स
फ्लूइड 500 ml आता है। और जो ब्लड का जो यूनिट हमने बताया था आपको 1 यूनिट में नापा जाता है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 350 ml होता है। और 1 पिंट जो फ्लूइड मापा जाता है वह 500 ml होता है, जो कि NaCl का जो बोतल रहता है वह 1 पिंट का बोतल रहता है, वह हमारा 1 पिंट का बोतल रहता है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कह रहा है इन मेट्रिक सिस्टम मेजरमेंट 1 कप इक्वल टू 150 ml हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि 150 ml हो जाएगा, ठीक ना, 150 ml हो जाएगा, ठीक ना। 250 240 ml हमारा कप ग्लास में प्रेजेंट रहता है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक ना। और 1 कप में हमारा 150 ml प्रेजेंट रहता है। 1 टेबल स्पून इक्वल टू 1 टेबल स्पून में कितना प्रेजेंट रहता है। टेबल स्पून में हमने टी स्पून में हमने बताया था 5 ml रहता है, ठीक ना। टेबल स्पून में 15 ml प्रेजेंट रहता है। टेबल स्पून में 15 ml प्रेजेंट रहता है। टेबल स्पून में हमारा 15 ml प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। टेबल स्पून में हमारा 15 ml प्रेजेंट रहता है। टी स्पून में हमारा 5 ml प्रेजेंट रहता है। टेबल स्पून इज ए रफ मेजर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 15 ml ऑफ फ्लूइड। टी स्पून इक्वल टू 5 ml 80 मैक्रो ड्रॉप कह रहा है। मीन्स टी स्पून में 5 ml प्रेजेंट रहता है, टेबल स्पून में 15 ml प्रेजेंट रहता है, और कह रहा है टी स्पून में 80 मैक्रो ड्रॉप्स प्रेजेंट रहता है। मीन्स हमने पढ़ा था कि 1 ml में 15 मैक्रो ड्रॉप्स प्रेजेंट होता है। मैक्रो ड्रॉप्स में 15 ड्रॉप अगर किसी मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो उसमें 1 ml प्रेजेंट होता है। 1 ml इक्वल टू 15 ड्रॉप्स रहता है। अगर 5 ml की बात करें तो 15×5 = 75 ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स हमारा 80 मैक्रो ड्रॉप्स बताया गया है, तो 5 ml इक्वल टू 80 मैक्रो ड्रॉप्स होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह करा है 1 टी स्पून कंटेन डैश ml। 1 टी स्पून कंटेन कितना ml कंटेन करता है। 1 टी स्पून में कितना ml फ्लूइड कंटेन रहता है, तो उसमें 5 ml कंटेन रहता है, उसमें 5 ml कंटेन रहता है। 1 टी स्पून में 5 ml रहता है। और टेबल स्पून में हमारा 15 ml प्रेजेंट रहता है। टेबल स्पून में हमारा 15 ml प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है द पेशेंट हैज एन ऑर्डर फॉर 2 टेबल स्पून। द पेशेंट हैज एन ऑर्डर फॉर 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक पेशेंट को 2 टेबल स्पून मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे ऑर्डर दिया गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा MgOH होल 2 रहता है, MgOH होल 2 जो रहता है उससे 2 टेबल स्पून ऑर्डर किया गया, 2 टेबल स्पून ऑर्डर किया गया। तो द नर्स कन्वर्टिंग दिस टू द मेट्रिक सिस्टम वुड गिव द पेशेंट। तो कह रहा है द नर्स उसे कन्वर्ट करेगी, जब मेट्रिक सिस्टम में उसे कन्वर्ट करेगी तो वह कितना ml का हो जाएगा। 2 टेबल स्पून को कन्वर्ट करेगी मेट्रिक सिस्टम में तो कितना कन्वर्ट हो जाए, कितना ml का हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून इक्वल टू 1 टेबल स्पून इक्वल टू हमने पढ़ा था 15 ml। तो अगर 2 टेबल स्पून है तो 2 × 15 हो जाएगा, मीन्स 30 ml आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 ml आंसर में नहीं है, 32 ml दिया हुआ है, मीन्स अप्रोक्स 32 ml हो जाएगा। मीन्स अप्रोक्स 32 ml हो जाएगा। अप्रोक्स हमारा 32 ml हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है अभी हम लोग PR यादव का MCQ सोल्यूशन करवा रहे हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक ना। और जो भी दोस्त आपके नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें आगे एग्ज़ाम में थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है 5 टी स्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स। 5 टी स्पून इक्वल टू 5 टी स्पून कह रहा है 5 टी स्पून, ठीक ना, टू हाउ मेनी मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर होगा 5 टी स्पून में। तो 1 टी स्पून में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml। तो 5 टी स्पून कर रहा है तो 5 × 5 ml हो जाएगा, ठीक ना। तो 25 ml हो जाएगा, 25 ml हो जाएगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ठीक ना। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 250 लाख
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कर रहा है 1 टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स। 1 टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स। अभी अभी रेशनल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 टी स्पून इक्वल टू 80 मैक्रो ड्रॉप्स प्रेजेंट होता है, 80 मैक्रो ड्रॉप्स प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अप्रोक्स 60 कह सकते हैं, अप्रोक्स 60 हम लोग कह सकते हैं, अप्रोक्स 60 ड्रॉप कह सकते हैं, ठीक ना, अप्रोक्स 60 ड्रॉप कह सकते हैं। मीन्स 1 टी स्पून में 5 ml होता है, 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml। 5 ml होता है, तो 5 ml और 1 ml में हमारा 15 ड्रॉप होता है, तो 15 गुना 5 करेंगे तो हमारा 75 ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा एक टी स्पून में अप्रोक्स 60 ml पर ड्रॉप हो जाएगा, एक में हमारा 60 ml पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है 1 ounce इज इक्वल टू अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1 ounce इज इक्वल टू 6 टेबल स्पून होता है। मीन्स 6 टी स्पून होता है, मीन्स 1 ounce इज इक्वल टू OZ जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि पुराना एपोथेकेरी सिस्टम का जो पार्ट था, उसका जो यूनिट था, उसमें हम लोग 1 ounce इज इक्वल टू OZ इक्वल टू 30 ml होता है, 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml होता है, ठीक ना। तो 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 टी स्पून, तो 2 टी स्पून में तो 10 ml ही होगा, ठीक ना। और 4 टी स्पून इसमें 20 ml ही होगा, ठीक ना। 5 टी स्पून में तो हमारा 25 ml ही होगा। लेकिन लास्ट डी ऑप्शन जो हमारा कह रहा है वह कह रहा है 6 टी स्पून और 30 ml ऑप्शन ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो 6 टी स्पून इक्वल टू हमारा 30 ml होता है, क्योंकि 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml होता है, तो 6 टी स्पून इक्वल टू 30 ml होगा। तो इसका जो है आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक ना। लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी और मेहनत करने का कोशिश करेंगे। PR यादव का पूरा MCQ सीरीज इसी तरह से पूरा सोल्व कराया जाएगा, नर्सिंग फाउंडेशन का। अभी हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में हैं, आगे और सारे सब्जेक्ट का अभी हम लोग एक बार में 15 क्वेश्चन को ही सोल्व करवाते हैं, लेकिन आगे जा कर के और कोशिश करेंगे सोल्व करवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।